आप जानते हैं कि हमारे पहले टर्म की शुरुआत में भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में 10वें नंबर पे था। जब मुझे आप लोगों ने काम दिया तो हम अब 10 नंबर ही थे। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, बातों बातों में नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। नमस्कार दोस्तों, लगता है देश की अर्थव्यवस्था उन हालातों से काफ़ी दूर है जो कि सरकार के ज़रिए बताए जा रहे हैं। जब कभी भी देश की अर्थव्यवस्था पर सवाल उठता है तो सरकार उससे बचने के लिए या तो धर्म का सहारा लेती है या फिर दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाओं की दुहाई देकर बचने की कोशिश करती है। लेकिन क्या ये सही है? ज़रा सोचिए। मौजूदा समय में अडानी मामले को लेकर मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उससे कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि सरकार की ओर से मीडिया हाउसेस पर कितना दबाव है। आप खुद देखिए कि पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिजनेस स्टैंडर्ड को जो इंटरव्यू दिया उसमें पत्रकारों की हिम्मत नहीं हुई कि वो उनसे देश की गिरती अर्थव्यवस्था के बारे में कोई कठिन सवाल पूछ सकें। अब जैसे ये सवाल है जिसमें पूछा गया है कि रसोई गैस के दाम घटने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर क्या विचार है, तो इस पर वित्त मंत्री ने मना करने के बजाय बात राज्यों पर डाल दी। वैसे ये सवाल टालने का अच्छा तरीका है। उन्होंने कहा कि हम पहले भी 1 या 2 बार ऐसा कर चुके हैं। ये सवाल उन राज्यों से भी पूछा जाना चाहिए जिन्होंने कभी कीमतें कम नहीं की। जब हमने कटौती की तब भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, झारखंड ने ईंधन की कीमतें कम नहीं की। कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद हिमाचल ने इसमें 3 रुपए की बढ़ोतरी की। पंजाब ने भी इसे बढ़ाया। अब सवाल यहाँ पर यह है कि प्रश्न तो उनसे ये पूछा गया था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटेंगी या नहीं, लेकिन उस पर वित्त मंत्री ने जो जवाब दिया उस पर पत्रकारों की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर सकें। पूछना तो उनको ये चाहिए था कि जब राजस्थान में गरीबों को सिलेंडर 500 रुपये में मिल रहा है तो केंद्र सरकार ऐसा कब करेगी। अब इसमें एक और सवाल है कि हाउ डू यू लुक बैक ऑन द हिंडनबर्ग सागा एंड अवर रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स। आप इस सवाल को देखिए, इसमें कुछ गलत नहीं पूछा गया है, लेकिन ऐसे सवालों में भी अगर अडानी का नाम तक ना हो तो समझ लेना चाहिए कि सरकार गौतम अडानी को किस हद तक बचाना चाहती है। और इसे पत्रकारों की भी मजबूरी ही कहा जाएगा कि वो अपनी नौकरी बचाने के लिए न चाहते हुए ज़रूरी सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं। इस वक्त देश में ज़्यादातर ईमानदार पत्रकारों का यही हाल है। मोदी जी, मैं एक गंभीर प्रश्न पे आऊं उससे पहले एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं, देश भी जानना चाहेगा। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। मौजूदा वक्त में हर जगह अच्छे पत्रकारों के लिए काम करना मुश्किल होता जा रहा है और आपने देखा होगा कि चुनाव से पहले किस तरह उनका मुंह बंद कराने की तैयारी की जा चुकी है। तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि सरकार के किसी भी नुमाइंदे से ऐसा सवाल नहीं पूछ सकते जिसमें उसकी जवाबदेही तय होती हो। आपको याद होगा कि जब हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई उस समय अडानी समूह ने इसे भारत के खिलाफ सोची समझी साजिश बताया। मतलब कमाल है ना कि जिसे आरोपी बनाया जा रहा है वो खुद पर लगे आरोपों को देश से जोड़ रहा है। ऐसी ही एक रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में भी छपी जिसमें बताया गया कि मॉरिशस के रेगुलेटर ने 2022 में उस कंपनी का बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट लाइसेंस रद्द कर दिया था जिसने अडानी समूह में निवेश किया हुआ है। इस कंपनी का नाम इमर्जिंग इंडिया फंड मैनेजमेंट लिमिटेड यानी EIFM है, जो अब जांच के दायरे में आ गई है। मॉरिशस के फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन यानी कि FSC ने कहा था कि EIFM नियमों को ताक पर रखकर कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल रही है। जब जांच हुई तो पता चला कि EIFM अपने क्लाइंट्स का कोई रिकॉर्ड नहीं रखती है और साथ ही इसके पास लेन देन की भी कोई जानकारी नहीं रहती है।
इस रिपोर्ट में ये भी जानकारी दी गई है कि सेबी की ओर से अडानी समूह के 13 में से जिन 2 इन्वेस्टर्स की जांच चल रही है, EIFM उनका कंट्रोलिंग शेयर होल्डर है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि देश की जनता से किस तरह ऐसी खबरें छिपाई जा रही हैं। मौजूदा दौर में देश की अर्थव्यवस्था की हालत ऐसी है कि अगर निष्पक्ष पत्रकारिता की अनुमति दे दी जाए तो बहुत सी सच्चाई सामने आने लग जाएगी। आप देखिए कि बिजनेस स्टैंडर्ड में देवाशीष बसु ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि देश में संपन्नता बढ़ती जा रही है, जिससे 5 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था का सपना सच होता दिख रहा है। अगर सरकार के नजरिए से देखें तो ये सब कुछ काफी अच्छा लगता है, लेकिन जब असल आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि देश की तस्वीर वो नहीं है जो बताई जा रही है। देवाशीष बसु लिखते हैं कि इस साल के पहले 3 महीनों के दौरान GDP में नॉमिनल बढ़त केवल 8% रही, जबकि वास्तविक GDP वृद्धि 7.8% थी। इसका मतलब ये है कि इस हिसाब से महंगाई केवल 0.2% थी, और अगर महंगाई को 6% मान लिया जाए तो क्या ग्रोथ रेट केवल 2% रही? तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सरकार की ओर से आंकड़ों की बाजीगरी की जा रही है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति पढ़ाने वाले प्रोफेसर अशोक मोदी ने प्रोजेक्ट सिंडिकेट में लिखा है कि भारत में GDP की गणना आय या उत्पादन विधि के जरिए की जाती है। सरकार जिस तरह से आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश कर रही है, वो किसी को भी आसानी से समझ आ सकता है, क्योंकि सरकार GDP के लिए उन आंकड़ों का इस्तेमाल नहीं करती जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग में लाए जाते हैं। अशोक मोदी बताते हैं कि अगर हम US ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की विधि का इस्तेमाल भारतीय आंकड़ों के लिए करें तो ताज़ा बढ़त 7.8% से गिरकर 4.5% रह जाएगी। न्यूज़ क्लिक के पेज पर सुमित कटारिया लिखते हैं कि मौजूदा दौर में हरियाणा में बेरोजगारी चरम पर है। आप देखिए कि बीजेपी युवाओं को रोजगार दे तो नहीं पा रही है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से ये जुमला ज़रूर दिया जाता है कि देश विश्वगुरु बन रहा है। जिस देश में बेरोजगारी चरम पर हो, बोलने की आज़ादी ना हो और देश का आम आदमी महंगाई से त्रस्त हो, तो उस मुल्क को विश्वगुरु कहना कहाँ तक ठीक होगा। जब तक भारत में खुशहाली नहीं होगी तब तक सरकार सच्चाई को छिपाकर अपनी लाख वाहवाही करे, लेकिन सच ऐसी चीज़ है जो बाहर आ ही जाता है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2022 में हरियाणा 37.4% बेरोजगारी दर के साथ टॉप पर था। जब ये आंकड़े सामने आए तो राज्य की बीजेपी सरकार ने इन्हें झुठलाने की लाख कोशिश की, लेकिन वो सच को छिपा नहीं पाई। इसीलिए मॉनसून सत्र में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने माना कि हरियाणा में पिछले 8 साल के दौरान 13,98,000 युवाओं ने जिला रोजगार कार्यालयों में रजिस्ट्रेशन कराया, और हरियाणा लोक सेवा आयोग के द्वारा 1 अप्रैल 2015 से अब तक 4,595 नौकरियां दी गईं, और 2014-15 से 9 मार्च 2023 तक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के जरिए 97,751 नौकरियां दी गईं। इस तरह से कुल मिलाकर सरकार ने 1,02,346 नौकरियां प्रदान की। ये तो रही पिछले 9 साल में सरकार द्वारा जारी बेरोजगारी के आंकड़ों की बात, लेकिन अगर 1 साल का औसत निकालें तो ये आंकड़ा 11,371 के लगभग है। लेकिन इतना होने पर भी हरियाणा में हालत ये है कि यहाँ के बेरोजगार युवा न केवल दूसरे राज्यों में रोजगार की तलाश कर रहे हैं, बल्कि बड़ी संख्या में वीज़ा और पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं। दोस्तों, हरियाणा में बेरोजगारी इस वजह से नहीं है कि यहाँ रोजगार नहीं है, बल्कि बीजेपी सरकार चाहती ही नहीं है कि राज्य के युवा शिक्षित हों और अपने पैरों पर खड़े हो सकें। सुमित कटारिया आगे लिखते हैं कि हरियाणा में साल 2019 में PGT शिक्षकों की भर्ती के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने विज्ञापन निकाला। इसके बाद उम्मीदवारों ने शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन पत्र भर दिए, लेकिन 2022 में उसी भर्ती के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग ने फॉर्म भरवा लिए। अब उम्मीदवारों ने दोबारा फॉर्म इसी आस में भर दिए कि एक बार सरकारी नौकरी लग जाए तो भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। इसके बाद हुआ कुछ यूँ कि जो ये भर्ती होनी थी उसके नियम बीच में ही बदल दिए गए, और जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो 2023 में तीसरी बार उम्मीदवारों से आवेदन पत्र भरवाए गए। आप देखिए कि अब 5 साल हो चुके हैं, लेकिन PGT शिक्षकों की ये भर्ती प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो सकी है।
अब हरियाणा सरकार कोरोना का बहाना बनाकर अपना पल्ला झाड़ सकती है, जबकि 1 या 2 सालों को छोड़ दिया जाए तो 3 साल का समय किसी भर्ती को पूरा करने के लिए काफ़ी होता है। ये तो खैर हरियाणा की बात है, जबकि केंद्र की सरकारी नौकरियों में भी यही धीमी प्रक्रिया अपनाई जाती है। आपने देखा होगा कि मोदी सरकार भी हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने के वादे के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन कितने लोगों के हाथों में आज रोज़गार है, इस पर सत्ता में बैठा कोई भी नेता बात तक नहीं कर पाता है। प्रधानमंत्री मन की बात ज़रूर करते हैं, लेकिन उसमें रोज़गार के बारे में बात तो होती ही नहीं है। उसमें बस बात होती है कि सरकार ने कौन सी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए क्या क्या काम किए, जबकि रोज़गार देना भी एक प्राथमिकता है। तो ऐसे में अगर नौकरियां ही नहीं होंगी तो लोग अपने रोज़मर्रा के खर्चे कैसे पूरा करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि सरकार को इस ओर अपना ध्यान देना चाहिए, लेकिन लगता है कि सरकार रोज़गार से ज़्यादा धार्मिक नारों को तवज्जो देने लगी है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।